जय हिंद दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का पीसेस अभ्यास के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान समझना, हमने 100 दिन की फ्री आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और इसी के अंतर्गत आज हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, आयोग के द्वारा 2023 के मेंस परीक्षा में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम लोग उसी क्वेश्चन के सारे सिलेबस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, साथ ही साथ कैसे आंसर राइटिंग करना है इसके पूरे प्रोसेस को भी समझेंगे। देखो, एक बात बहुत समझना, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ता हूं पहले, फिर मैं डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्य जीव अभ्यारण्यों के पारिस्थितिक महत्व की व्याख्या करें। ध्यान समझना, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द तराई रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश। 200 शब्द का प्रश्न है, 12 नंबर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को ये दिया गया है। आयोग ने यही क्वेश्चन 2023 के मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ है। अब बात ये आती है ना, देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है। और जब मैंने इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर आप लोगों के ग्रुप में शेयर भी किया था, तो मुझे लगता है करीब 60-70 लोगों ने उसका आंसर लिख करके तुरंत शेयर किया था वहां पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर भी आपको हर जगह मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन अब मेरा काम यहाँ पर क्या है, मेरी भूमिका यहाँ पर क्या है? मेरी भूमिका यहाँ पर ये कि जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो कंटेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उससे इतर कुछ नए की इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट्स में आप लोगों को यहाँ पर शेयर करूं। साथ ही साथ हम लोग प्रोसेस तो सीख ही रहे कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। जो जीरो से आंसर राइटिंग कर रहा है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और जो एक बहुत अच्छे लेवल पर इसने आंसर राइटिंग कर लिए उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पूरे इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करना स्टार्ट करूं, तो क्वेश्चन को ब्रेक करने से पहले ये समझो कि सिलेबस के किस पॉइंट से लिया गया। अब चूंकि आयोग ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो भाई इस पर तो डाउट है ही नहीं कि सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि आयोग ने ऑलरेडी इसको 2023 के मेंस परीक्षा में पूछ लिया है। बात ये आती है कि सिलेबस के किस पोर्शन से आएगा। तो जब जीएस का आप सिलेबस देखोगे ना, तो वहां पर जो पॉइंट नंबर 14 है, 14वां जो बिंदु है, बिंदु क्या कहता है? वो कहता है उत्तर प्रदेश के सभी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यही एक टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस के अंतर्गत। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वहीं से बनाया गया, क्योंकि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य आपके सिलेबस में ही था। तो इस टॉपिक में क्या किया गया, इस प्रश्न के अंतर्गत क्या किया गया कि यूपी की जो तराई बेल्ट के वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में कुछ क्वेश्चन यहां पर डाल दिया गया है। अब बात को समझना, हमने ये सिलेबस में कहां पर ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब जब हम इस क्वेश्चन को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे ना, तब असली खेल यहां पर स्टार्ट होता है, असली गेम यहां पर स्टार्ट होता है। समझो भाई कैसे, मैं कुछ कुछ ब्रेक करके आप लोगों को दिखाता हूं, ध्यान समझना। सबसे पहला जो ब्रेक कर रहा है आप लोगों को ये करना है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की बात कर रहा है, ये यूपी के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात नहीं कर रहा है। ध्यान से इस बात को समझना कि ये यूपी के केवल तराई क्षेत्र की बात कर रहा है। और पूछ क्या रहा है आप लोगों से? पूछ रहा है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ध्यान समझना, पारिस्थितिक महत्व। देखो क्वेश्चन दो प्रकार का बन सकता था। क्वेश्चन ये बन सकता था कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के वन्य जीव अभ्यारण्यों के महत्व की व्याख्या करिए। अगर केवल महत्व पूछते यहां पर, अगर केवल यहां पर इंपॉर्टेंस पूछता, तब आप इस इंपॉर्टेंस के अंतर्गत इसके सोशल इंपॉर्टेंस, सामाजिक महत्व क्या है, वहां पर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, किस प्रकार से वो जीवन यापन करती हैं, आप उस महत्व को यहाँ पर लिख सकते थे। यहाँ पर इसका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, किस प्रकार से राज्य की जीडीपी में अपनी भूमिका को निभा रहा है, आप ये बात वहां पर मेंशन करते। ठीक है, यहां से कौन कौन से रॉ मटेरियल्स प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से संसाधन प्राप्त हो रहे हैं, ये सारी बातें आपको वहां पर तब आर्थिक महत्व के अंतर्गत लिखनी रहती। उसके बाद इकोलॉजिकल महत्व आपको बताना था कि पारिस्थितिक महत्व इसका क्या है, वो भी आप यहां पर मेंशन करते। लेकिन प्रश्न में पूछा केवल पारिस्थितिक महत्व गया है, केवल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पूछा गया है। बात समझना, मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझो। पहला क्वेश्चन में जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहां पर यूपी के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात नहीं की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है केवल यूपी के तराई क्षेत्र की। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर जो इंपॉर्टेंस पूछा गया है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, न कि केवल इंपॉर्टेंस। अगर केवल इंपॉर्टेंस पूछा जाता तो आप वहां पर आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, पारिस्थितिक महत्व, ये सारे महत्व वहां पर मेंशन करते। लेकिन पूछा गया आपसे स्पेसिफिक तौर पर कि इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर चर्चा करिए, चर्चा नहीं व्याख्या करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन में ये कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम लोग इसके आंसर राइटिंग पर आगे यहां पर बढ़ना स्टार्ट करते। देखो भाई, अब अगर इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन पर मैं आऊं, इस क्वेश्चन की अगर मैं भूमिका में आऊं, तो भूमिका हम लोग क्या दे सकते हैं? कई प्रकार की भूमिका दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली भूमिका तो ये दे सकते हैं कि यूपी का तराई बेल्ट है क्या।
ठीक है, जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है क्वेश्चन के अंतर्गत कि यूपी के तराई क्षेत्र की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनकी बात कर रहा है। तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन यही दे दो कि यूपी के तराई क्षेत्र कौन कौन से लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर आप 2-3 काम कर सकते हो। आप ये बता सकते हो भाई कि जो फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, ठीक है, शिवालिक का जो गिरिपादी क्षेत्र होता है जहां पर करीब करीब 21 जिले जो हैं यूपी के वो शामिल होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग तराई बेल्ट कहते हैं। ठीक है, और इन तराई बेल्ट में आपका सहारनपुर आ गया, लखीमपुर खीरी आ गया, आपका श्रावस्ती, मुरादाबाद, रामपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ये सारे जो जिले पड़ेंगे ना आप लोगों के, ये यूपी के तराई बेल्ट में पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन हो सकता है वो इंट्रोडक्शन हो सकता है कि हम यहाँ पर यूपी के तराई क्षेत्र को ही समझा दे कि तराई क्षेत्र है क्या, कहाँ से कहाँ पर है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो भाई कि जो शिवालिक का या फिर हिमालय के जो गिरिपादी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में गंगा बेल्ट के से ऊपर, ठीक है, गंगा बेल्ट से ऊपर नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कुछ रीजन्स पड़ते हैं, जैसे कि करीब 21 जिले हैं। उन सारे जिलों में से आप कुछ जिलों का नाम लिख सकते हो, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ठीक है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ऐसे कुछ जिलों का नाम लेकर के बता सकते हो कि ये जो जिले हैं ये आपके यूपी के तराई क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अवस्थित हैं, जैसे कि, ठीक है, आपको फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का यहाँ पर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जो कतरनिया घाट है वो बहराइच में है, जो हस्तिनापुर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका कहाँ पड़ेगा, मुजफ्फरनगर बिजनौर के क्षेत्र में पड़ जाता है, फिर महाराजगंज में आपका सोगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको इंट्रोडक्शन में ऐड करने पड़ेंगे। तो दो चीज हुआ, पहला तो ये हुआ इंट्रोडक्शन कि आप तराई क्षेत्र को समझाओ, प्लस कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम बताओ जो कि यहाँ पर लोकेटेड हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कतरनिया घाट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो कि बहराइच में है। आप हस्तिनापुर का एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो कि बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बाउंड्री पर लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो महाराजगंज का सोगी बरवा हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो पहला इंट्रोडक्शन तो आपका ये चला जाएगा, और अच्छा इंट्रोडक्शन, बहुत सही इंट्रोडक्शन, नंबर आपको ये अच्छा खासा दिलाएगा। सेकेंड इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो आप लोगों को बन सकता है, आप ये बन सकता है क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है, आप उनको डिफाइन कर दो। जैसे कि अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूं तो वो क्या है, एक डेजिग्नेटेड ज्योग्राफिकल एरिया है जिसका उद्देश्य ये है कि वो संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करेगा जहां पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीवन है, उसका हम संरक्षण सुनिश्चित कर सकें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंतर्गत राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो किसी क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है, घोषित कर सकती है। ठीक है, तो जो WPA 1972 है ना, एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर क्या करिए कि ऑफिशियली किसी आप ज्योग्राफिकल एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर डेडिकेट कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन आपका ये होगा कि भौगोलिक रूप से, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो एक ऐसा डेजिग्नेटेड या फिर कहूँ तो केंद्रित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य होता है वन्य जीवों का संरक्षण करना। WPA 1972 के अनुसार राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो अपने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का आप एग्जांपल दे दो। ठीक है, वही सारे एग्जांपल, कतरनिया घाट, फिर बहराइच वाला आपका हो गया, ठीक है, महाराजगंज वाला आपका एग्जांपल हो गया, सोगी बरवा, आप कुछ एग्जांपल देकर बता सकते हो कि यूपी सरकार ने इतने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर घोषित किया। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन। थर्ड इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर ये दे सकते हो कि भाई पूरे यूपी में टोटल कितने 24 या 23 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड है। आप उनका यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना, 23 है कि 24 है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में कितने लोकेटेड आप उसको मेंशन कर दो। आप यहाँ पर बता दो कि भाई इंडिया में टोटल कितने हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भारत में लगभग 400 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में करीब 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर आप मेंशन कर दो। तो एक इंट्रोडक्शन आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने किया क्या है, अगर मैं आपको बहुत बेसिक तौर पर समझाऊं तो मैंने यहाँ पर किया ये कि मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल मेंशन किया। ठीक है, कोई भी इंट्रोडक्शन मैंने दिया तो मैंने केवल डेफिनेशन नहीं दी है, मैंने उस डेफिनेशन में आपको एग्जाम्पल ऐड करने को कहा है। तो सबसे पहला जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मेंशन करना था अपने इंट्रोडक्शन में वो था एग्जाम्पल। मुझे लगता है कि मैक्सिमम करीब 90% एस्पिरेंट जिन्होंने कॉपी लिख करके शेयर किया था उन्होंने इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया है। ठीक, उन्होंने जनरलाइज अपना आंसर लिखा है पूरा। उन्होंने क्या किया, बता दिया कि हाँ भाई यूपी के जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी भूमिका क्या है, तो वो किस प्रकार से संरक्षण करते हैं, किस प्रकार से प्रकृति का संरक्षण करते हैं, वो सारे पॉइंट्स उन्होंने लिखे, एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया। तो ये गलती मत करना। अच्छा, 10% तो ऐसे लोग थे जिन्होंने एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया, उसके बाद
40% ऐसे एस्पिरेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने जो आंसर लिखा है उसमें उन्होंने केवल एग्जाम्पल मेंशन किया है, ठीक है। मैंने देखा लोगों ने 10-10 एग्जाम्पल लिखा है कि ये 10 सर, पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि तराई क्षेत्र में वो ये है, उसकी इंपॉर्टेंस ये, सेकंड ये है, थर्ड ये, ऐसे भी नहीं करना था। ये भी बहुत ज्यादा आप एग्जाम्पल वाले पॉइंट से चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना था। आपको एक डिटेल और एक बैलेंस्ड आंसर लेकर आगे बढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन 3 प्रकार का तो यहाँ पर हमने देख ही लिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ बात हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं। मैं ये क्वेश्चन से हट करके बता रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो इस पूरे सेशन में ना हम लोग केवल आंसर राइटिंग के कंटेंट नहीं ढूंढ रहे, कंटेंट इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ये काम करें कि हम लोग टॉपिक को भी पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि तराई बेल्ट है क्या, देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका शिवालिक का जो पूरा रेंज है, ये आपके शिवालिक की श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम पूरे क्षेत्र को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम पूरे क्षेत्र को क्या करते हैं, हम यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं भाबर। ये आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल अगर ध्यान रखोगे, पूरे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ के रखोगे तो प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही आएगा, मेंस में भी काम आएगा। आप चाहो तो इस मैप को भी यहाँ पर बना सकते हो, ध्यान समझना। तो जब शिवालिक के गिरिपादी क्षेत्र को हम डिवाइड करते हैं तो भाबर, फिर तराई, फिर आपका यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं बांगर, ठीक है, बांगर, और फिर आपका जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं खादर, ठीक है, खादर, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। ये जो 4 डिवीजन होता है ना शिवालिक के बाद का, ये डिवीजन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये सारी बातें समझ गए तो प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही आएगा, मेंस में बहुत मजा आएगा आंसर राइटिंग करने में, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ से जो शिवालिक के स्टेटों से नदियाँ निकल रही होती हैं, वो नदियाँ क्या होती है ना, यहाँ पर गायब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर गायब हो जाती है क्योंकि यहाँ का जो बहुत कंकड़ और पथरीली मतलब बालूदार जमीन होती है, तो क्या होता है कि जो पानी होती है, जो नदी होती है, वो इसमें जमीन के अंदर चली जाती है, ठीक है। पोरोसिटी इतनी ज्यादा होती है वहां पर कि जमीन के अंदर से पानी फ्लो हो रहा होता है, और वो तराई रीजन में आके क्या होता है, यहाँ पर आकर के वो रिवर प्रकट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर के वो रिवर प्रकट होते हैं। तो नदियां पुनः प्रकट कहाँ पर होती है, तराई क्षेत्र में। और जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, वो पूछा गया था यूपी के तराई बेल्ट में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर कौन कौन से जिले आएंगे तो मैंने आपको बता भी दिया कि करीब 21 जिले जो होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर आपके शामिल होते हैं, ठीक है। तो तराई बेल्ट की इंपॉर्टेंस तो ये है, मतलब तराई बेल्ट का ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है वो ये है। अच्छा, आप चाहो तो इस मैप को बना सकते थे, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ कुछ एग्जाम्पल दिखा देते कि कौन कौन से यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर लोकेटेड है, कुछ कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है। या फिर आप एक काम यहाँ पर और कर लो भाई, ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम लोग एक बना ले भाई, हम लोग बना लें यहाँ पर क्या, यूपी का मैप, ठीक है। और यूपी के मैप में ये बता दें कि जो पूरा आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जो पूरा आपका ये वाला रीजन है, ठीक है, ये रीजन, ये आपका कहलाता है तराई बेल्ट, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, तराई बेल्ट कहलाता है। और इस तराई बेल्ट को अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसके नॉर्दर्न, देखो यहाँ पर इसकी जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा में आपका पड़ जाता है नेपाल, ये उत्तरी सीमा में क्या पड़ जाता है आपका, यहाँ पर पड़ जाता है नेपाल, यहाँ पर आपका पड़ जाता है उत्तराखंड, ठीक है। आप इसके पश्चिमी सीमा पर देखोगे तो यहाँ पर आपका हरियाणा पड़ जाएगा, ठीक है, हरियाणा पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके पूर्वी सीमा को देखोगे, ठीक है, पूर्वी सीमा पर आपके यहाँ पर बिहार पड़ जाता है, बिहार पड़ जाता है। और जो दक्षिणी सीमा है यहाँ पर यूपी के जो अदर जिले हैं वो यहाँ पर पड़ जाते हैं, ठीक है। तो तराई बेल्ट का ज्योग्राफिकल पूरा लोकेशन ध्यान समझो कि कहाँ कहाँ पर है। ये पॉइंट केवल इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता हो कि आपसे जब अगला प्रश्न पूछे तो वहां पर प्रश्न ही ये पूछे कि तराई बेल्ट में कृषि किस प्रकार से होती है। प्रश्न ये पूछ सकता है कि तराई जो पूरा बेल्ट है वहां पर इंडस्ट्रीज किस प्रकार से लोकेटेड, वहां पर डेवलपमेंट किस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से बन सकता है, इसके लिए आपको पूरे तराई बेल्ट को समझना जरूरी है। तो आप चाहो तो एक काम ये कर सकते हो कि मैप बना करके तराई बेल्ट के इस पूरे लोकेशन को दिखा दो, ठीक है। और केवल ये लोकेशन नहीं था, समझना, केवल ये लोकेशन है, इस लोकेशन में, ठीक है, कहां पर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के, उनके नाम आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो कि भाई महाराजन साइड आपका सोगी बरवा हो गया, फिर आपके जो अदर कतरनिया घाट हैं जो पीलीभीत में आप लोगों का पड़ेगा, ठीक है, उन सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो दो मैप तो आपको मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, एक डायग्राम आप लोगों का ये है और दूसरा आप लोगों का एक मैप ये है, ये दोनों आप लोग बनाना सीखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप अपने आंसर में ये इनरिचमेंट के पॉइंट्स ऐड करते हो ना, तब आपको बड़ा शानदार नंबर मिलता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया। देखो अच्छा, एक बात और समझना, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं सर आंसर राइटिंग करें कैसे। यार आंसर राइटिंग एक प्रैक्टिस का विषय है, ठीक है, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपका
रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वो है ना, एक लाइन है, क्या कहते हैं कि करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान। जो मूर्ख होता है ना वो भी विद्वान बन जाता है, सज्जन बन जाता है। ठीक है, तो करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक है, मतलब रसरी के आने जाने से जो पत्थर होता है ना, पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। आप देखे हो कि जहां पर कुएं पर क्या होता है कि बाल्टी खींचने के लिए रखा था, हालांकि आज तो किसी ने देखा भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गांव में उन्होंने ये चीज देखी होंगी। वहां पर आप देखो तो उस रस्सी से क्या होता है कि उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो वही काम यहां पर करना है, बस केवल प्रैक्टिस करते चलनी है। तो देखो हमने क्या समझा अभी तक इस क्वेश्चन के अंतर्गत, हमने समझा कि इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर ऐड करने थे। मैंने आपको 3 तरह का इंट्रोडक्शन बताया है, तीनों शानदार इंट्रोडक्शन है, आप मेंशन करो, बड़ा अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी इंट्रोडक्शन, सारे इंट्रोडक्शन बहुत बेस्ट हैं। आप ठीक है, आप नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बता सकते हो, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए राज्य की भूमिका को बता सकते हो, यूपी में कौन कौन से बने हुए कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर आप तराई बेल्ट में कौन कौन से जिले आते हैं, क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर लोकेटेड है, आप उनको मेंशन कर सकते हो। तो ये तीनों तरह का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। ये दो मैंने आपको डायग्राम बताया, एक मैंने आपको डायग्राम बताया है, एक मैंने आपको मैप बताया है। ये दोनों भी आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, और मैप यूज करने का तरीका बेहद सिंपल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस प्रकार से मैप मत बनाना। जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये केवल मैं आप लोगों को समझाने के लिए दिखाता हूँ ना। मैप को बनाने का फॉर्मेट ऐसा होता है, तो समझो, मैप जब भी आप बनाओगे तो मैप इस प्रकार से बनाओगे, इसके नीचे आप यहाँ पर मेंशन करोगे फिगर, और ये क्या कह रहा है, तो तराई क्षेत्र के, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ऐसे आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे, और यहाँ पर आपका कंटेंट पैरेलली चल रहा होगा। ठीक है, आप जो आंसर राइटिंग कर रहे होगे वो आपकी आंसर राइटिंग इस प्रकार चल रही होगी, और ये फिगर आपका राइट साइड में इसी इतने ही बॉक्स में यहाँ पर बना रहेगा। ये होती है असली आंसर राइटिंग। ठीक है, क्या ये जो हम लोग करते हैं ना, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ठीक है, वैसे आंसर राइटिंग बिल्कुल मत करना, वैसे मैं बिल्कुल मत बनाना, वो अच्छा नहीं लगता। ये जो आप अगर पूरे पेज में केवल आंसर राइटिंग बना देते हो, मैं बना देते हो ना, ये लगता है कि आप केवल पेज भरने का प्रयास कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये काम मत करना। जो मैं आप, ये तो मैं समझाने के लिए इतना बड़ा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिखे यहाँ पर। अब समझो, इसके बाद स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट खेल। ठीक है, खेल ये कि भाई हमको यहाँ पर बताना महत्व। ठीक है, अब महत्व तो मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे महत्व हैं भाई, इसके आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक महत्व किस प्रकार से, तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी में इसकी भूमिका क्या, किस प्रकार से रॉ मटेरियल्स देता है। ठीक है, सामाजिक महत्व क्या है, तो यहाँ पर भाई जितने जनजाति रहते हैं उनके महत्व क्या है, ये सब अलग टॉपिक बन सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखो समझो क्या हो सकता है। मैं कुछ कुछ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बार देखते चलना। ठीक है, अच्छा उससे पहले यहाँ पर मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी केस स्टडी आ रही है। अगर आपको केस स्टडी यूज करना सीखे ना तो बड़ा मजा आएगा। ये केस स्टडी है क्या, समझने का प्रयास करना। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि जनरली हम लोग ये टॉपिक्स करंट अफेयर्स में, न्यूज में पढ़ते हैं, लेकिन कभी हम उसका एग्जाम्पल कैसे अपने आंसर राइटिंग में यूज करना है ये नहीं समझ पाते। ठीक है, वही मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान समझना। अगर ये केस स्टडी लिखना आप लोग सीख गए तो बहुत शानदार नंबर मिलेगा। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा किसके बारे में, वन तारा के बारे में। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपने क्या किया होगा, आपने कोई यूट्यूब पर रील या फिर आपने न्यूज में आपने इसके बारे में देखा होगा। ठीक है, वनतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब वनतारा का मीनिंग भी होता है वन तारा। ठीक है, स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। मुझे तो सबसे अच्छी इनिशिएटिव एक लगी अभी इस पूरे कुछ पिछले महीनों में, तो मुझे लगा कि वनतारा कॉन्सेप्ट बड़ा सही था। मतलब मैंने वनतारा के पूरे वीडियोस देखे, वहां पर जो जीव जंतु है ना वो आपसे और हमसे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इस बात को मैं देखा मैंने वहां पर। मैंने कहा यार भाई सही है, शानदार, उन लोगों के लिए लड्डू बन रहा है, जबरदस्त शुद्ध देसी घी में लड्डू बन रहा है। उनके लिए जो सेब है वो हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। मैंने पूरा वीडियो देखा था उस टाइम पे। वनतारा क्या है हम डिस्कस करते हैं, मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो बात समझना। अनंत अंबानी जो है, ठीक है, अनंत अंबानी, ये काम वही लोग कर भी सकते हैं, नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। ठीक है, अनंत अंबानी के द्वारा क्या किया गया कि जामनगर में, ठीक है, जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो जामनगर में इन्होंने करीब 3,000 एकड़ में, ठीक है, 3,000 एकड़ में इन्होंने एक वन्यजीव संस्थान का निर्माण किया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया हुआ है। ये ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दरअसल ये जो वन्यजीव संस्थान यहाँ पर है ना, इसमें जीव जंतु पिंजड़ों में नहीं रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि ये केज लाइफ नहीं है। ठीक है, ये जीव जंतुओं के लिए एक तरीके का, क्या समझना, एक नेचुरल हैबिटेट प्रदान कर रहा है, प्राकृतिक आवास प्रदान करने का प्रयास यहाँ पर है। ठीक है, करीब 400 हाथी यहाँ पर जो है
संरक्षित करके भी रखे गए, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट प्रदान कर रहा है। इसके अलावा ये एक बहुत ही मॉडर्न हॉस्पिटल्स है एनिमल के लिए, बहुत ही मॉडर्न हॉस्पिटल्स है, मतलब वहाँ पर जानवरों के लिए जकूजी है, जानवरों के लिए स्पा की व्यवस्था, जानवरों के लिए मसाज की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका नेचुरल हैबिटेट, हॉस्पिटल, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्कूल्स भी है, ठीक है, स्कूल्स भी है, ये रिसर्च को भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च को भी प्रमोट कर रहे हैं, तो वनतारा के अंतर्गत। अब समझना सब लोग, आप लोग इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझना कि वनतारा के बारे में सुना सबने है। मैं इस बात गारंटी ले सकता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग क्लास को देख रहे होंगे 90% लोगों ने क्या किया होगा, वनतारा के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उसका प्रयोग कैसे अपने आंसर राइटिंग में करना है। अब वनतारा कॉन्सेप्ट है क्या? वनतारा एक प्रकार का आप लोगों का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वन्य जीव इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मतलब एक प्राइवेट ऐसा इनिशिएटिव है जो वन्य जीवों के संरक्षण पर फोकस कर रहा है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन में आंसर लिख रहे हो ना कि भाई वन्य जीव के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, बताओ सरकार के प्रयास, प्लस आप वहां पर एक पॉइंट और बताओ कि सरकार को ये चाहिए, जनरली निष्कर्ष में ऐसे पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं जब हम कंक्लूजन लिख रहे होते हैं, तो कंक्लूजन में ऐसे पॉइंट मेंशन करते हैं कि सरकार को यहाँ पर क्या चाहिए कि राज्य सरकार को सभी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के, सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर के, कुछ एनजीओ के साथ मिलकर के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, अवेयरनेस को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप वनतारा जैसे एग्जांपल को ऐड कर सकते हो कि हाल ही में वनतारा जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्राइवेट संस्थाएं इस क्षेत्र में बहुत ही शानदार कार्य कर रही है। तो ऐसे ही मॉडल को हमको अपने यूपी के तराई बेल्ट में भी लागू करना चाहिए, हमारा ये एक कंक्लूजन यहाँ पर हो सकता है। बात समझ में आया? बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये केस स्टडी यूज करना सीखो भाई, पढ़ा सबने है, प्रयोग करना किसी को नहीं आता है, ठीक है। और जो व्यक्ति इसके एप्लीकेशन पर ध्यान दे गया, मैंने करीब 60-70 कॉपी आप लोगों की पढ़ी है, जिन लोगों ने ग्रुप में सबमिट किया था 60-70 कॉपी मैंने देखी एक बार, किसी ने भी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल का ऐड नहीं किया था, और पता तो सबको था। तो ये यूज करना सीखो चीजों को, ठीक है। मैं सेम चीज आकर के बताऊं कि भाई मेन बॉडी में इंपॉर्टेंस लिखना है, इंपॉर्टेंस में क्या लिखोगे आप लोग, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी, थोड़ा समझो। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे भाई कि ये क्या करता है, ये वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का प्रयास करता है, इन सीटू संरक्षण करता है वहां पर, ठीक है। जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क में आप देखो बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, वहां पर आपका एक सिंग वाला गैंडा का संरक्षण किया जा रहा है तराई बेल्ट के दुधवा नेशनल पार्क में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम इंडेंजर्ड एनिमल्स का यहाँ पर संरक्षण करें, उसके लिए बहुत ही क्रूशियल भूमिका निभा रहा है तराई क्षेत्र के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अच्छी बात है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो आप लोगों का बिहार यूपी बॉर्डर पर पड़ता है लगभग, ठीक है, वहां पर घड़ियाल के संरक्षण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम क्या कर रहे हैं वहां पर किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही पड़ता है, वहां पर हम एक हिस्पीड खरगोश होता है, ठीक है, हिस्पीड हेयर कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, तो उसके संरक्षण पर फोकस कर रहे हैं। इंडेंजर्ड एनिमल हम संरक्षण के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसकी भूमिका होती है इकोलॉजिकल संरक्षण में, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, वो ये होगी कि हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का संरक्षण कर रहे हैं, इन सिटू संरक्षण कर रहे हैं, अच्छी बात यहाँ पर ये है। सेकंड क्या इसकी भूमिका है भाई, सेकंड भूमिका ये है कि हम यहाँ पर रिसर्च और स्टडी पर फोकस करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जो भी जानवरों का नेचुरल बिहेवियर होता है, उसके नेचुरल हैबिटेट में, उनका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ना कि हम किसी पिंजरे में बंद करके उन पर स्टडी करें, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आप वन्य जीवों के नेचुरल हैबिटेट में उनकी सभी एक्टिविटीज का अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई वन्यजीव के आबादी पर संकट है तो आप उसको पहचान सकते हो, उनमें कोई बीमारी है तो आप उनको वहां पर फाइंड आउट कर सकते हो और उनका इलाज कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। इसके अलावा क्या करता है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी भूमिका ये है भाई कि जो पूरा लैंडस्केप होता है ना, उसके संरक्षण पर ध्यान देता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे लैंडस्केप के संरक्षण पर ध्यान फोकस करता है, और ये डिफॉरेस्टेशन से बचाता है, वनोन्मूलन से बचाता है। ये जो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन पर फोकस्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा जो डेवलपमेंट है ना वो डिस्ट्रक्शन सेंट्रिक है, हम लोग पेड़ पौधे काट दो, जंगल हटा दो, नदियां हटा दो, वहां से सुखा दो उसको, ठीक है। तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो डिस्ट्रक्शन बेस्ड है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। डेवलपमेंट को इस प्रकार से करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हो। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे। इसके आप इससे कुछ कल्चरल इंपॉर्टेंस बता दो, कुछ आप इसके सांस्कृतिक महत्व के साथ कुछ मनोरंजक जो वैल्यूज आप उसको भी बता दो कि यहाँ पर भाई कुछ जनजातियां रहती है, उनकी संस्कृति यहाँ पर पाई जाती है। तो देखो समझना, जनजातियां मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जनजातियों के संरक्षण और पर्यावरण का संरक्षण ये वन हेल्थ दृष्टिकोण है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को भी नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज के बाद पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर कभी भी क्वेश्चन आएगा ना
को मेंशन करना, ठीक है। WHO ने ये कॉन्सेप्ट दिया था वन हेल्थ दृष्टिकोण। ये वन हेल्थ दृष्टिकोण कहता क्या है, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है वन हेल्थ दृष्टिकोण। ये कहता है कि ये एक ऐसा मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोकल लेवल पर, हम रीजनल लेवल पर, हम नेशनल लेवल पर, हम ग्लोबल लेवल पर एक साथ मिलकर के हम सभी किसके किसके, तो मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधा, पूरा विश्व, सभी के स्वास्थ्य पर एक साथ ध्यान देता है। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीजें, चाहे लोकल लेवल पर हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे विश्व स्तर पर हो, चाहे वो जीव जंतु संदर्भ में हो, चाहे मनुष्य के संदर्भ में, चाहे पेड़ पौधे के संदर्भ में, सभी के संदर्भ में हो, उन सबका स्वास्थ्य एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वन हेल्थ दृष्टिकोण, वन हेल्थ अप्रोच जो होती है वो WHO की ये कहती है कि अगर हमको इनमें से किसी को भी संरक्षित करना है तो हम उनके पूरे एक कंप्लीट संरक्षण पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो वन हेल्थ दृष्टिकोण पर ये फोकस करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वो क्या करता है भाई, वन जीवों के, पेड़ पौधों के, सबके संरक्षण पर, और साथ ही वहाँ की जो जनजातियां रहती हैं उनके संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। आप इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और क्या बताओगे भाई, आप लोग ये बता सकते हो कि महत्व में समझो। अभी यहाँ पर आप लोग इको टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को ऐड कर सकते हो, हालांकि वो आर्थिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी बता सकते हो कि इको टूरिज्म से यहाँ पर क्या होता है कि लोग जब देखते हैं कि जीव जंतु अपने नेचुरल हैबिटेट में किस प्रकार से रहते हैं, कितना आनंदित रहते हैं, तो लोग उनके संरक्षण की तरफ प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो जो इको टूरिज्म है ना, आप उसको आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं बता रहे हो, बता रहे हो कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को हम अवेयर कर सके, ठीक है। आप यहाँ ये बता सकते हो भाई कि यहाँ पर जो होती है जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, ये कुछ इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कैसे सर्विसेज, तो ये क्या करते हैं, ये जल का शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है, वाटर का ये रिस्टोरेशन करते हैं, वाटर का शुद्धिकरण करते हैं, ये फ्लड को मैनेज करने का प्रयास करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया बफर एरिया होता है ना, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में फ्लड को कंट्रोल करता है, ठीक है। कार्बन पृथक्करण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन का शमन, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस के मिटिगेशन करने का में बहुत हेल्पफुल भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हो, और मुझे पता है इंपॉर्टेंस आप लोग बहुत अच्छे से लिख लोगे, वो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है इनरिचमेंट का। तो इनरिचमेंट के लिए मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको बताया, मैंने आपको 2 मैप समझाया, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के 3 पॉइंट्स बताए, मैंने आपको यहाँ पर एक केस हिस्ट्री बताया जिसका प्रयोग आप लोग करना सीखो। अगर सीख गए तो नंबर मिलेगा बहुत शानदार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट और समझो भाई, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया निष्कर्ष, ठीक है। तो मैंने कहा निष्कर्ष में इसी वनतारा वाले एग्जांपल को आप ऐड करो और बताओ कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेयर के साथ मिलकर के अवेयरनेस कैंपेन चला सकती है। वनतारा से प्रयोग हम लोग अपने अपने स्टेट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो जियोग्राफिकल बेनिफिट है, वो जो पूरा बेल्ट है ना तराई बेल्ट का, जियोग्राफिकल रूप से बहुत रिच है, बहुत मतलब बहुत ही शानदार वहाँ पर सोर्स अवेलेबल है। तो अगर हम ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर लेकर के आते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम संरक्षण यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। आप यहाँ ये बता सकते हो भाई कि सरकारों को, राज्य सरकारों को, ठीक है, इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है, केवल एक पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जो पॉलिसी बने वो वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, वहाँ का जो क्षेत्रीय समुदाय है, उन समुदायों के साथ डिस्कशन करके बनाया जाए, ताकि जो उनके भी, देखो हमारे यहाँ पर जितनी जनजातियां रही है ना, वो एक बहुत लंबे समय तक उसी पर्यावरण में रह करके, उसी जंगलों में रह करके उनका संरक्षण भी उन्होंने किया है और उन्होंने अपना जीवन यापन भी किया है। तो आप उनको वहां से हटा करके उस पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकते हो। आपको उनके साथ उनके सजेशन से कुछ की पॉइंट्स लेकर के आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के संरक्षण पर फोकस करे, ठीक है। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये ऐड कर देना, ठीक है। इसके अलावा भाई पोचिंग को हम लोग को बैन करना चाहिए। जो इंडिया नेपाल बॉर्डर, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है कि पोचिंग होकर के जानवरों को यहाँ से लेकर के वहां ले जाता है, इलीगल उनकी सेलिंग की जाती है, ठीक है। तो इन सबको रोकने के लिए सरकार को और ये प्रयास करना चाहिए। ऐसे कुछ कंक्लूजन यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो। तो ये पूरा आपका आंसर का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आई होप कि इस पूरे सेशन में हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया वो पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को समझ में आए होंगे। मेरा उद्देश्य बहुत सिंपल था कि मैं आपको चीज़ों को बहुत बेसिक तौर पर समझा सकूँ, बहुत अच्छे से समझा सकूँ, ताकि जो आपके एटलीस्ट बेसिक डाउट्स है ना इस पूरे टॉपिक को लेकर के वो क्लियर हो जाए। बेसिक जो इंपॉर्टेंस है वो तो आपको पता है ही, मुझे पता है कि आप जानते हो क्या लिखना है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, ये एडिशनल की पॉइंट्स आपको नंबर इंक्रीज कराएंगे, ठीक है। तो इन पर फोकस करिए, आंसर राइटिंग करते रहो। 100 दिन की पूरी सीरीज फ्री चल रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो हमारी एक आंसर राइटिंग सेशन चल रहा है, मतलब ये जो सीरीज है ये तो फ्री चल ही रही है। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पर हम लोग डेली आंसर राइटिंग कराते हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल बैच है, ठीक है। कॉपी वैल्यूएशन होता है, मॉडल आंसर मिलते हैं। मॉडल आंसर अपने में बहुत शानदार मिल रहा है, ठीक है। मतलब जिन लोगों को मॉडल आंसर मिल रहा होगा ना, एक बार कमेंट करके बताना कि जो आप लोग मॉडल आंसर देख रहे हो वो कितना अच्छा है, कितना आपको हेल्प करा आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है।
ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या है भाई, 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप लोगों को। 25 डेज का पूरा बैच है, मंथली बैच है, एक महीने में 25 डेज की आंसर राइटिंग होती है। डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है वो जीएस पेपर 5 और पेपर 6 पर। अभी हमारा पूरा फोकस यूपी स्पेशल के इन दोनों पेपर्स पर है कि अगर आप ये 2 पेपर्स कर ले गए ना, आपको मेंस में बहुत शानदार नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी भूमिका है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आप एक बार कमेंट में बताना कि पॉइंट्स कितने शानदार थे, आपको कितना हेल्प किया। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।